Hey guys, welcome back to my channel. Say hi to Studies Chesta Vaishnav, and in today's video we will cover another important topic of economics जो कि है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व करने से पहले हम लोग देखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि MRS, उसके बाद देखेंगे इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, बजट लाइन एंड लास्ट में हम लोग ऑल्सो कवर करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सबके साथ में डायग्राम्स भी देखेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और नोट्स आप लोग साथ में अपने बनाते चलना। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ड्यू। हम स्टार्ट करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये वो रेट होती है जिस रेट पर एक कंज्यूमर किसी भी एक पर्टिकुलर गुड को सेक्रीफाइस करेगा और उसके बदले में दूसरे गुड की एक एडिशनल यूनिट को परचेज करेगा। ठीक है, इफ देयर आर टू कमोडिटीज अवेलेबल इन द मार्केट, अगर मार्केट में खाली दो कमोडिटीज अवेलेबल हैं, देन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई, हम सपोज कर रहे हैं कि वो जो दो कमोडिटीज हैं वो गुड एक्स है और गुड वाई है, तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हमें ये दिखाएगी इट इज द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू सेक्रीफाइस सम यूनिट ऑफ गुड एक्स इन ऑर्डर टू कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वाई। मतलब गुड वाई की कुछ एडिशनल यूनिट्स को खरीदने के लिए, कंज्यूम करने के लिए एक पर्टिकुलर कंज्यूमर ने जब गुड एक्स की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर दी, इसी रेट को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MRX, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई को हम एक्स वाई से लिख देते हैं। तो उसके बाद माइनस का मतलब साइन और उसके बाद डेल्टा चेंज इन वाई अपॉन डेल्टा चेंज इन एक्स, मतलब वाई की यूनिट को सेक्रीफाइस करते हुए उसने एक्स की कितनी यूनिट को कंज्यूम किया, गेन किया, ये हमें दिखाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो नेगेटिव साइन होता है वो हमें क्या बताता है कि कोई जो कंज्यूमर जो गुड को सेक्रीफाइस कर रहा है, धीरे धीरे उस गुड को सेक्रीफाइस करने की उसकी जो क्षमता होती है, जो उसकी विल होती है वो बढ़ने लगती है, मतलब वो उस चीज़ से अट्रैक्ट होने लगता है और जो चीज़ वो कंज्यूम कर रहा था उसके लिए उसका अट्रैक्शन कम होने लगता है। कैसे? दिस नेगेटिव साइन शोज अस दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड दैट कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग डेक्लाइंस विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ जो यूटिलिटी उस गुड से मिली थी, जो वो कंज्यूम कर रहा था, वो डेक्लाइन होती है और अट्रैक्शन अगेंस्ट द गुड विच अ कंज्यूमर वाज सेक्रीफाइसिंग इंक्रीजेज विद द टाइम, और जो गुड वो सेक्रीफाइस कर रहा था उसके लिए उसकी अट्रैक्शन बढ़ने लगती है। अगर यही MRTS में आपको विद एग्जांपल समझाऊं तो सपोज आप एक कंज्यूमर हैं, आप दो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, मैं ले लेती हूँ, एक आप कंज्यूम कर रहे हो एप्पल और दूसरा आप कंज्यूम कर रहे हो मैंगो। ठीक है, दोनों ही अलग अलग गुड्स हैं। सपोज करिए आपको मैंगो ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू एप्पल, तो ऑफकोर्स आप मैंगो को ज़्यादा परचेज करना चाहोगे, एप्पल को कम करना चाहोगे। तो जो आप मैंगो की कुछ एडिशनल यूनिट्स को लेने के लिए जब आप कुछ यूनिट्स एप्पल की सेक्रीफाइस कर देते हो, वही जो रेट होती है वो कहलाती है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब इस रेट का क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मैंगो की कुछ यूनिट्स को गेन करने के लिए आपने एप्पल की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर दिया, यही रेट जो है वो MRS कहलाएगी ऑफ एप्पल एंड मैंगो। और वही चीज़ यहाँ पे गुड एक्स एंड वाई के बारे में बताई गई है। आई होप आपको MRTS क्लियर हुआ होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है? ये एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमें डिफरेंट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बताती है किसी दो गुड के, जो एक बंदा परचेज करेगा और वो सारे कॉम्बिनेशन उसे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। अब इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम देखें, एंड इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स व्हिच गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। और ये जो कॉन्सेप्ट था इंडिफरेंस कर्व का, ये हिक्स एंड एलन ने दिया था और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी माना गया है। अब जैसे अगर हम बात करें तो सपोज करिए आप फिर से एक कंज्यूमर हैं, ठीक है, आप कोई दो गुड्स खरीद रहे हो। अब दो गुड्स को खरीदने के लिए आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन खरीदोगे, जैसे कि वही सेम एग्जांपल लूँ मैं एप्पल और मैंगो का। तो एप्पल और मैंगो है, ठीक है, आपको 100 रुपये दिए जा रहे हैं कि आपको 100 रुपये ये पूरे खर्च करने हैं एक वीक में। आपको ये बोला गया कि एक वीक में आपको 100 रुपये खर्च करने हैं और ये जो पूरे 100 रुपये हैं वो खाली आप इन दोनों गुड्स पे ही अपने स्पेंड कर सकते हो, एक्सपेंडिचर सिर्फ आपका इन पे ही होगा। अब हो सकता है पहले दिन, डे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ यानी कि मंडे की, ठीक है, मंडे को हो सकता है आपने कुछ यूनिट्स मैंगो के लिए, कुछ यूनिट्स एप्पल के लिए, और आपने खर्च करे 10 रुपये। अब कुछ भी आप प्राइस ले लो इनकी, वैसे तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन सपोज करिए आपने 8 रुपये के मैंगो लिए और 2 रुपये के लिए एप्पल्स, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपने कुछ यूनिट इसके लिए मैंगो की, लेकिन ज़्यादा नहीं एज कम्पेयर टू एप्पल। एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया। अब ट्यूसडे को आप जो भी जिस तरीके से लोगे, सपोज करो इस बार आपने एप्पल ज़्यादा ले लिया, एप्पल आपने 12 रुपये के ले लिए और मैंगो ले लिया आपने 8 रुपये के फिर से, तो अब ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया दूसरे दिन का। तो ऐसे ही कई सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे क्योंकि वो आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। यही जो कॉम्बिनेशंस का एक पूरा ग्राफ बनेगा वही कहलाएगा इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व हमें क्या दिखाता है, डिफरेंट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस दिखाता है जो कि एक कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। अब इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद सीधी बात एक कर्व बनाएंगे इस तरीके से जो कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। ये इसकी एक प्रॉपर्टी भी है जो मैं आपको अभी नेक्स्ट पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। और इधर लिख देंगे हम IC मतलब इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। और एक इसकी एक अमाउंट होती है, एक इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो होता है। सपोज करिए यहाँ पे मैं 100 की बात कर रही थी, 100 प्राइस थी, तो मैं यहाँ पे 100 लिख देती हूँ, मतलब 100 अमाउंट की सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को इस IC कर्व से मिल रही है। अब यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आप कितने भी ले सकते हो, मैंने A, B और C ले लिया। अब इसको आप सिंपली ऐसे एक्स एंड वाई एक्सेस से ज्वाइन कर देंगे और यही हो गया हमारा इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे जो भी आपने गुड्स लिए, जैसे मैंने लिया मैंगो एंड एप्पल, तो मैं यहाँ पे एप्पल ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं मैंगो ले लेती हूँ। अगर आप गुड एक्स और गुड वाई करके लिखना चाहते हो आप वैसे भी लिख सकते हो,
ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक ऐसा इंडिफरेंस कर्व है, ये एक ऐसी ग्राफ है जो कि हमें डिफरेंट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बताती है कोई भी दो गुड के, और वो सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रदान करती हैं, मतलब इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। आई होप आपको जो इन शॉर्ट इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन है, ग्राफ है, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ईच पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ये सेम डेफिनेशन की बात हुई है यहाँ पे कि हर एक पॉइंट जो है वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। अब मैंने यहाँ पे ग्राफ में से 2 पॉइंट्स लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप चाहो तो आप ज्यादा पॉइंट्स ले सकते हो। यहाँ पे क्या है कि मतलब 2 कॉम्बिनेशन है ए एंड बी, तो जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है ए से वही सेटिस्फेक्शन मिलेगी बी से। ये मैंने ऐसे यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इसका जो ग्राफ है सेम जो इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ है सेम वही बनेगा, आप जितने नंबर चाहो उतने नंबर कॉम्बिनेशन के ले सकते हो। बस आपको ये वाली चीज लिखनी होगी ताकि ये क्लियर हो जाए कि आप सेटिस्फेक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हो कि हर एक कॉम्बिनेशन से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इक्वल है। दूसरी जो एक इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है वो है देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑन अ इंडिफरेंस कर्व। एक इंडिफरेंस कर्व पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं, आप नहीं गिन सकते कि कितने नंबर हैं। अभी वाली चीज़ तो आप सिंपली कुछ भी ले सकते हो समझने के लिए। अगर छोटे पे हमें सिखाया जाता था कि एक लाइन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलती है, मतलब कई सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। तो ये जो कर्व है ये एक लाइन से ही तो बना है, तो एक कर्व पे, एक इंडिफरेंस कर्व पे कितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दे आर नॉट काउंटेबल। लेकिन हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ही से ताकि हमें अच्छे से प्रेजेंटेशन हो जाए हमारी और हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी हमारी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है वो है कि एन इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप चाहो तो इनको सेपरेटली भी लिख सकते हो कि पहले आपने प्रॉपर्टी लिख दिया इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच एक्स एक्सिस, और उसके बाद दूसरी हेडिंग बना के लिख दी कि वाई एक्सिस। चाहो तो एक में भी कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी वाई एक्सिस को भी टच नहीं करेगा और एक्स एक्सिस को भी नहीं टच करेगा। वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या हुआ, सपोज करो इसने एक्स एक्सिस को टच कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोई सी कमोडिटी का जो कंजप्शन है वो 0 हो गया। देखो एक ग्राफ बनाकर दिखाती हूँ मैं। ये है एक इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, ये नॉर्मल है, हमने इसमें कुछ चेंज नहीं किया, या कोई भी एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन लूँ ए एंड बी, तो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ तो इतना यूनिट तो ये ए कॉम्बिनेशन पे एक्स गुड का यूज करेगा, और इतना ये करेगा बी कॉम्बिनेशन पे एक्स एक्सिस का, ऐसे ही वाई और ये पूरा वाई। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ यूनिट हैं जो ए और बी एक्स एक्सिस एक्स गुड और वाई गुड का यूज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई एक एक्सिस पे इंडिफरेंस कर्व को टच कर देती हूँ, सपोज करो मैं ए पॉइंट पे यहाँ इंडिफरेंस को टच कर रही हूँ एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे जो गुड ए एक्स है, जो गुड एक्स है उसका कंजप्शन 0 हो गया। और ऐसा तो होता ही नहीं है क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की जो डेफिनेशन है वही हमें बताती है कि ये 2 कॉम्बिनेशंस को, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस को बताता है जो कि कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है और उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी भी एक गुड की जो वैल्यू है, जो उसका कंजप्शन है वो 0 हो जाए, हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। सेम वाई एक्सिस पे अगर टच कर जाए, अगर वाई एक्सिस पे टच कर जाए, सॉरी बाहर निकल गया, अगर वाई एक्सिस पे ये टच कर जाए तो उसका मतलब क्या हुआ कि वाई गुड का जो वो है कंजप्शन है वो 0 हो गया। तो ये पॉसिबल ही नहीं है इसमें, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करते। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी नहीं होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का क्या मतलब हुआ कि हम सिर्फ एक ही गुड का कंजप्शन करे जा रहे हैं और दूसरे का कंजप्शन ही नहीं कर रहे, दूसरे का जो कंजप्शन है वो 0 है क्योंकि ऑरिजिन पे है ना, इसका टच ही नहीं हुआ। एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जो भी गुड मैंने लिया है, सपोज करो मैंने गुड वाई लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सिर्फ गुड वाई को ही खरीद कर अपना सेटिस्फेक्शन ले रही हूँ, और डेफिनेशन क्या कहती है कि 2 गुड का होगा, तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। सेम जो दूसरी एक प्रॉपर्टी है अगली, वो ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो वाई एक्सिस के पैरेलल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि गुड एक्स का कंजप्शन मैं कर ही जा रही हूँ और उसी से सेटिस्फेक्शन ले रही हूँ, लेकिन इट कांट बी पॉसिबल इन द इंडिफरेंस कर्व अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, क्योंकि उसमें 2 गुड के कंजप्शन की बात की गई है। उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है एन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके पीछे 2 रीजन होते हैं। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन से क्या मतलब है कि ये जो कॉन्वेक्सिटी है इसकी ऑरिजिन की, मतलब ये ऑरिजिन से कुछ दूरी पे होता है। इसके पीछे 2 रीजन है, पहला तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा है एमआरएस। ये मेन रीजन है। एमआरएस मैंने आपको इसलिए ही समझाया ताकि आपको ये वाली चीज समझ में अच्छे से आ जाए। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन वाली। आप इस चीज को अच्छे से समझना कि ये कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन इसलिए होता है क्योंकि एमआरएस यहाँ पे यूज होता है। एमआरएस क्या था कि एक पर्टिकुलर गुड के कुछ एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के लिए दूसरे गुड को हमने सेक्रीफाइस किया। इससे इसका क्या मतलब है, अगर मैं एक गुड को परचेस की जा रही हूँ तो या तो ये एक्स एक्स को या वाई एक्सिस को टच कर जाएगा या उनके पैरेलल हो जाएगा। जब मैं एक गुड की कुछ यूनिट्स को कंज्यूम करने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करती हूँ, उसी वजह से ये ऑरिजिन से कुछ दूरी तक बना रहता है। क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट पे मैंने एज कंपेयर टू गुड एक्स मैंने वाई का ज्यादा कंजप्शन किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं वाई की कुछ यूनिट्स को कंज्यूम करने के लिए एक्स की कुछ यूनिट्स को छोड़ रही थी। यहाँ पे आगे की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक्स का ज्यादा किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं वाई की छोड़ रही थी, एक्स कंज्यूम कर रही थी। तो एक एमआरएस ही है, एमआरएस की वजह से ही ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि हम हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाएंगे तो हमारी सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती जाएगी। सपोज करो ये IC1 था, मतलब इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। अब मैं इंडिफरेंस कर्व पे 1 पे थी तो मेरी जो सेटिस्फेक्शन की लेवल था वो था 100। अब मैं दूसरे पे जब शिफ्ट कर जाऊंगी तो वो 300 हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, वो आप एज्यूम करो। लेकिन जो शिफ्ट है ना ये हायर इंडिफरेंस कर्व पे, हमें यही दिखाती है कि हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती जा रही है। ठीक है।
उसके बाद जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दो इंडिफरेंस कर्व का इंटरसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट एक ऐसा है इन दोनों इंडिफरेंस कर्व में जो कि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, और ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो इंडिफरेंस कर्व पे कोई ऐसा एक पॉइंट होगा नहीं ना जो हमें सेम सेटिस्फेक्शन दे, क्योंकि हर एक इंडिफरेंस कर्व का क्या जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम है। हायर इंडिफरेंस कर्व का हायर सेटिस्फेक्शन, लोअर इंडिफरेंस कर्व का लोअर सेटिस्फेक्शन। तो अगर मैं इधर की बात करूं तो IC1 मतलब नीचे बना हुआ है और IC2 ऊपर बना हुआ है, तो इसका मतलब IC2 का जो सेटिस्फेक्शन है वो सपोज करो 200 होगा और IC1 का सपोज कर लेते हैं हम 100 होगा। तो इसलिए जब इनका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग है, इसलिए कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं हो सकता जो सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन दे। आई होप आपको इंडिफरेंस कर्व की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो समझ में आई होंगी। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इससे क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बजट लाइन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को आर्टिस्टिक वर्क, प्रोजेक्ट फाइल, ड्राइंग, स्केचेस वगैरह देखने का शौक है तो आप लोग मेरा दूसरा चैनल स्टूडेंट मटेरियल हेयर जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू। बजट लाइन को हम दो नाम से और जानते हैं, जो कि है इनकम लाइन और प्राइस लाइन। बजट लाइन को प्राइस लाइन और इनकम लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि बजट लाइन हमें बजट के साथ साथ इनकम और कंज्यूमर की इनकम और साथ में कुछ गुड्स की प्राइस को भी फिक्स करके बताती है। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो बजट लाइन की जो इसमें एक लाइन है ग्राफ में A और B, ये एक ऐसी लाइन है जिसके अंदर का ये पूरा जो शेडेड पोर्शन है इसके अंदर हमें सारे पॉसिबल आउटकम, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन कोई से भी दो गुड के मिलेंगे, जिन गुड्स की प्राइस जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, और वो जो प्राइस है वो इस तरीके से डिवाइड की जाएगी हर कॉम्बिनेशन में कि वो कॉम्बिनेशन की प्राइस इक्वल हो कंज्यूमर के इनकम के लिए। ठीक है, और इसके बाहर कोई भी कंज्यूमर एक्सपेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसका बजट इतना ही होता है। ये एक लास्ट मनी इनकम होती है किसी भी कंज्यूमर की। तो अब इसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी परचेज्ड विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस। मतलब बजट लाइन एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताती है कोई से भी दो गुड के। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे ले लेते हैं गुड एक्स और गुड वाई, तो ये हमें दो गुड यानी कि गुड एक्स और गुड वाई के ऐसे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताएगी जो कि हम खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं कंज्यूमर की गिवन इनकम में और इन गुड्स की गिवन प्राइस में। इसलिए हम इसको इनकम लाइन और प्राइस लाइन भी कहते हैं। सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इस तरीके से मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो हर एक कॉम्बिनेशन जो है वो मनी इनकम जो है कंज्यूमर की उसके इक्वल होगा। अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे सपोज करिए कि ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हम ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं लेती हूँ गुड एक्स और यहाँ मैं लेती हूँ गुड वाई। ठीक है, उसके बाद हमने सपोज करा कि ए और बी ये जो है ये एक बजट लाइन है। अब इसके अंदर ये जो पूरा शेडेड पोर्शन होगा, मतलब ये पूरा जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमें गुड एक्स और गुड वाई के सारे कॉम्बिनेशंस बताएगा जो कि हम एक गिवन इनकम में खरीद सकते हैं, और वो जो भी कॉम्बिनेशंस होंगे उन सबकी कॉस्ट, मतलब ये जो गुड्स की कॉस्ट है, सपोज करो मैं मतलब एज्यूम कर लेती हूँ कि ये जो गुड एक्स है वो ₹20 का है और गुड वाई जो है वो ₹10 है। अब मुझसे बोला जाए कि आपकी जो इनकम है वो है ₹200। ठीक है, मेरी इनकम जो है वो है ₹200, और मुझसे कहा जाए कि मुझे एक महीने में, पूरे एक मंथ में ये ₹200 सिर्फ इन दोनों गुड्स पे खर्च करने हैं। तो मैं जो भी कॉम्बिनेशन लूँगी, सपोज करो एक, अगर मैं फर्स्ट वीक की बात करूँ, एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो मैंने ऐसे इनको वीक वाइज, पूरे मंथ को वीक वाइज अगर वो कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो मैं अगर पहले वीक की बात करूँ तो मैंने सपोज करो गुड एक्स ज़्यादा खरीदा, गुड वाई कम खरीदा। लाइक सपोज कि मैंने गुड एक्स की जो प्राइस थी, मतलब जो भी उसकी कमोडिटी थी, उसकी जो वैल्यू थी वो मैंने ली 5, और वाई को लिया मैंने सपोज करो 4। फिर उसके बाद मैंने इसका एक्सचेंज कर दिया, फिर उसके बाद मैंने इसको 3 लिया, इसको 2 लिया, या इसको मैं कह देती हूँ मैंने इसको 8 लिया या 4 लिया, कोई भी ऐसे मैंने कॉम्बिनेशन बना लिए। अब इनका ये जो होगा ना, ये इनकम मतलब 5 × 20 मैं करूँ तो कितना होगा, ये 100 प्लस 40 × 10 40, तो ये क्या हुआ 140। तो ये हम ऐसे नहीं लेंगे, मतलब हर एक कॉम्बिनेशन में इस तरीके से इनकम को डिवाइड किया जाए कि इनकी कॉस्ट कंज्यूमर की इनकम के पूरे खर्च हो, मतलब जो पूरी इनकम है वो पूरी खर्च हो जानी चाहिए, कोई भी सेविंग नहीं बचनी चाहिए। तो बजट लाइन जो है वो एक बजट सेट कर देती है कंज्यूमर के लिए कि यहाँ पे बजट क्या है, ₹200 है, 200 ज़्यादा वो खर्च नहीं करेगा और कुछ भी बचाएगा नहीं। इसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, चाहे वो किस तरीके से भी गुड ले, लेकिन उसके पूरे ₹200 इसके अंदर खत्म हो जाने चाहिए, जो कि हमें ये शेडेड पोर्शन दिखाता है। और इसी वजह से बजट लाइन के आगे कोई भी IC कर्व नहीं बनता। इसके लास्ट पॉइंट, मतलब इस पे तो कोई भी IC कर्व टच कर सकता है, लेकिन सपोज करो यहाँ पे तो कर सकता है कोई भी टच, इसके अंदर भी बन सकता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर बनने का क्या मतलब है कि उसका बजट से बाहर चला गया है। इसका मतलब उसे लोन लेना पड़ा है, जो भी कुछ उसने भीख मांगी है, कुछ भी किया, और अंदर है तो उसका मतलब उसकी सेविंग्स हो रही हैं। तो और इस पे ये तो उसका मतलब उसने अपना पूरा बजट खर्च कर दिया, उसकी कोई सेविंग्स नहीं बची। लेकिन इधर अगर बाहर बनेगा तो ये दिखाएगा कि उसने या तो लोन लिया या कुछ भी किया। ठीक है, तो इसलिए कभी भी बजट लाइन के बाहर कोई IC कर्व नहीं बनता है। हमें अच्छा या तो IC कर्व बजट लाइन तक बनेगा या उसके अंदर बनेगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो सारे पॉसिबल आउटकम दिखाएगा हमें, वो सारे कॉम्बिनेशन दिखाएगा कोई भी दो गुड के जिनकी जो प्राइस है वो ऑलरेडी फिक्स होती है, और कंज्यूमर की इनकम, जो मनी इनकम है उसकी जो खर्च करने वाला है वो गिवन होती है। अगर बजट लाइन आपको क्लियर है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ईजी है। फिर तो अगर मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करूँ, इक्विलिब्रियम से हम क्या समझते हैं, वो पॉइंट जहाँ पे कुछ कोई ना कोई चीज़ इक्वल बैठ रही होगी, तो यहाँ पे ये एक हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है किसी भी कंज्यूमर के लिए। ठीक है, इसके बाद जो भी IC कर्व बनेंगे या जो भी बजट लाइन बनेगी उस पर कंज्यूमर का कुछ ना कुछ लॉस होगा या कुछ ना कुछ उसे लोन वो लेना पड़ेगा। ये एक हाईएस्ट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहलाता है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसको हम समझते कैसे हैं, देखो अब तक हमने दो चीज़ें पढ़ी, बजट लाइन और क्या कहते हैं IC कर्व, मतलब इंडिफरेंस कर्व। अगर जब एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे IC कर्व और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हो, वही कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो IC कर्व क्या था, ये था, बजट लाइन क्या थी, ये थी। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है वो एक ऐसा, मतलब इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फॉर द कंज्यूमर। ये मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बजट लाइन जो है वो IC कर्व को टेंजेंटली कट करे।
टेंजेंटली बोले तो हम मैथ्स में पढ़ते थे टेंजेंट की, मतलब एक सर्किल होता है और सर्किल से ऐसे उसकी सर्कमस्टांस से ऐसे कोई अगर लाइन टच करती हुई जाती है मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो कहलाती है टेंजेंट। तो यहाँ पे आईसी कर्व अगर मैं इसको पूरा ऐसे 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 करूँ तो एक सर्किल बन जाएगा, तो इसलिए ये इसकी टेंजेंट हो गई बजट लाइन। तो जो जिस पॉइंट पे एक बजट लाइन एक आईसी कर्व को टेंजेंटली कट करती है वही पॉइंट कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, सीई मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। इस पॉइंट के बाद कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। सपोज करो अगर एक आईसी कर्व ये है और मैं इधर इसकी बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, लेकिन देखो एक ही इक्विलिब्रियम हो सकता है किसी भी ग्राफ पे, दो इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि दो आईसी कर्व का मतलब क्या हुआ कि दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में भी बताया था। तो एक ग्राफ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्विलिब्रियम हो सकता है। अगर मैं इसके अंदर कोई मतलब आईसी कर्व बनाती हूँ तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसके देखो इतना इतना डिफरेंस आ रहा है, ये इतना डिफरेंस आ रहा है, सही है, इतना डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर इतना मनी बच रहा है और हम क्या करते हैं, पूरा हम अपना मनी खर्च करते हैं। कोई भी सेविंग्स नहीं होती हैं इंडिफरेंस करके या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कोई सा भी लॉ ले लो, किसी में भी कोई भी सेविंग नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे सेविंग बच रही है, तो इसलिए ये तो कैंसिल हो गया, ये वाला कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा। अगर मैं इसके बाहर बनाऊँ तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका बजट तो होता था, बजट से बाहर उसने इतना बना लिया, मतलब उसको कुछ लोन लेना पड़ा, लोन लेना नहीं पड़ा तो उसने कोई चीज़ उधारी पे ली, उसने उसके पैसे नहीं दिए, मतलब वो डेट में तो चला गया ना, उसकी डेट बढ़ गई या कुछ भी ऐसा हुआ, उसको लॉस हुआ। अगर मैं शॉर्ट बोलूँ उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो आईसी कर्व जो है जब बजट लाइन को टेंजेंटली कट करता है वही पॉइंट कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया। अभी एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज अचीव्ड बाई स्टडिंग इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। मतलब जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का जो पॉइंट है, पॉइंट ए है, वो हमें इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की स्टडी से ही मिल रहा है। ठीक है, इट इज द पॉइंट वेयर एन इंडिफरेंस कर्व टचेस द बजट लाइन। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो है IC1 जो है वो बजट लाइन को टच करता है। अब यहाँ पे आप टेंजेंटली भी ऐड कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी, अगर ऐड कर देते हो तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इट इज द पॉइंट वेयर एन आईसी कर्व टेंजेंटली टचेस द बजट लाइन। एक चीज का ध्यान रखना, ये सिर्फ टच करता है, कट नहीं करता। कट करने का मतलब क्या हुआ, कट करने का मतलब क्या हुआ, ये बजट लाइन और ये आईसी कर्व कट कर गया, तो ये दो पॉइंट पे कट कर गया। ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि एक इंडिफरेंस कर्व पे कभी भी दो इक्विलिब्रियम नहीं होंगे, हमेशा एक ही इक्विलिब्रियम होगा। तो इसलिए ये हमेशा सिर्फ टच करेगा, कट नहीं। तो अगर आप डेफिनेशन लिखते हो ना तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप कट ना लिखो, टच ही लिखना। ओके, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। मतलब इस पॉइंट पे एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसके बाद अगर इसके बाहर बनाएंगे तो उसको लोन लेना पड़ेगा और इसके अंदर लेंगे तो उसकी सेविंग्स बचेंगी। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको अंदर या बाहर नहीं मिलेगी, इसी पॉइंट पे मिलेगी। एक आईसी कर्व पे एक बजट लाइन पे सिर्फ एक ही मतलब इक्विलिब्रियम हो सकता है। हाँ, लेकिन शिफ्ट हो सकता है वो तब जब बजट लाइन भी शिफ्ट कर दी जाए। सपोज करो मैंने ये बजट लाइन यहाँ पे शिफ्ट कर दी, तो आईसी कर्व पे ये अगर मैं यहाँ बनाती हूँ तो इस बजट लाइन का एक अलग इक्विलिब्रियम हो सकता है, मतलब अलग बजट लाइन का अलग इक्विलिब्रियम हो सकता है, लेकिन एक बजट लाइन पे सिर्फ एक ही इक्विलिब्रियम बनेगा। अब एक चीज और है जिसको हम इक्विलिब्रियम से अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY और MUX/MUY इज इक्वल टू PUX/PY। मतलब ये कि मार्जिनल यूटिलिटी एक पर्टिकुलर कोई भी गुड लिया हमने X और मार्जिनल यूटिलिटी कोई भी एक गुड Y है उसकी, अपॉन उसके प्रपोर्शन में उनकी प्राइस हमेशा इक्वल होंगी एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कैसे, क्योंकि ये हाईएस्ट, देखो हाईएस्ट हुआ है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ गुड Y और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ गुड X। तो देखो ये जो गुड X की प्राइस है, सपोज कर मैंने 20 एज्यूम करी थी और इसकी करी थी 10 एज्यूम। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सेटिस्फेक्शन क्या दिखाता है, यूटिलिटी ही तो दिखाता है। सेटिस्फेक्शन जो है हमें वो यूटिलिटी ही से ही पता चलती है। तो मतलब गुड X की MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी और गुड Y की MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, उनके प्रपोर्शन में उनकी प्राइस मतलब प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y। कैसे कि एक पर्टिकुलर प्राइस जो हमें ऑलरेडी गिवन है 20 एंड 10, उस पर हमने जितने भी गुड्स खरीदे उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिली वो दोनों ही गुड्स की एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इक्वल होती है। ये वाली चीज हम इस इक्वेशन से, इस एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं। और जब हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो ये इस तरीके से मतलब इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हो और लिख रहा है, ये चाहो तो ये भी ठीक है, ये चाहो तो ये भी ठीक है, और दोनों लिखो तो और ज्यादा अच्छा है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन पॉइंट है या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। यहाँ पर किसी भी दोनों गुड्स की, कोई भी गुड लो आप, गुड X गुड Y मैंने लिया, यहाँ पे उनकी मार्जिनल यूटिलिटी और उनके प्रपोर्शन में उनकी प्राइस इक्वल होती है हमेशा। ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर एक बजट लाइन एक आईसी कर्व को टेंजेंटली टच करती है, कट नहीं। ठीक है, आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हमने बहुत कुछ कवर किया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, हमेशा से क्वेश्चन बनता है। अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हो या मतलब कुछ भी हो इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं ट्राई करूंगी उसको सॉल्व करने का। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।